हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा, इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। साइंस का चैप्टर ये। तो आइए बच्चों, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पढ़ते हैं। तो भूमि और सूर्य के लिए विद्यमान की छुट्टियाँ, विद्यालय की छुट्टियाँ सदैव मनोरंजक होती हैं। इन छुट्टियों में वो अपनी अज्जी के घर यानी कि दादी के घर जाते हैं। भूमि और सूर्य विद्यालय की छुट्टी के टाइम पे। अज्जी पश्चिमी घाट के जंगल के किनारे एक गांव में रहती है। वहाँ की हवा नगर की अपेक्षा अधिक ताज़ी और ठंडी होती है गांव की, और वे अपने आसपास सुंदर पहाड़ी, झरनों और कई रोचक पौधे, जंतुओं और पक्षियों को भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपके गाँव के इलाकों में क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। एक दोपहर को भूमि सूर्य अज्जी से उस स्थान के विषय में और जानकारी देने को बोलते हैं। अज्जी कहते, बच्चों क्या आप जानते हैं कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को क्या बनाती है, समृद्ध बनाती है। यहाँ की हवा शुद्ध, ताजी एवं स्फूर्तिदायक होती है। यहाँ की मिट्टी, मृदा यानी कि मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को क्या करती है, जीवन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी धूप भी आती है जो अनेक प्रकार से फायदेमंद या उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष विभिन्न पक्षियों और कीटों सहित अनेक जंतुओं को भोजन एवं आश्रय प्रदान करते हैं। क्या प्रकृति की ऐसे कुछ और संपदाओं के बारे में सोच सकते हैं? देखिए ये गांव है इनका। भूमि ने कहा, जी हम जल का उपयोग पीने के लिए और साग सब्जी, जो साग भाजी है, उगाने के लिए करते हैं। अजय ने कहा, हाँ हमें इन संपदाओं की आवश्यकता उत्तर जीवित और अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। इनकी जरूरत होती है जल की। प्रकृति की इन संपदाओं के बिना पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई जीवन क्या है, पॉसिबल ही नहीं। अगर ये संपदाएं नहीं होंगी तो हम सभी इस प्रकृति का ही एक भाग हैं। अज्जी वायु के महत्व को बताती है और ये हमारे जीवन के लिए किस प्रकार जरूरी है ये भी बताती हैं। तो आइए हम अब वायु के बारे में पढ़ते हैं। वायु यानी कि हवा को हम वायु कहते हैं। एक सुबह भूमि और सूर्य अज्जी को कुछ श्वास संबंधी व्यायाम करते हुए देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। अज्जी उन्हें भी व्यायाम करने के लिए बोलती है। वे कहती है, मैं गहरी सांस ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ। ये क्रिया फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें क्या करती है, हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है। भूमि सूर्य भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी सांस को क्या करते हैं, अंदर लेने की क्रिया और बाहर छोड़ने की क्रिया करने लगते हैं। इसके विकल्प से हमने पाया कि सांस को लंबे समय तक रोकना कठिन है। सांस द्वारा भीतर ली गई वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और हमारे शरीर को क्या करती है, कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम लंबे समय तक सांस को रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अन्य जीवों को भी क्या है, जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जितने भी जीव हैं उन सबको किसकी जरूरत, कौन सी गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। हम भोजन जल के बिना तो कुछ दिनों तक रह भी सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। 1 मिनट या 2 मिनट के लिए भी अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप क्या है, मृत्यु आपकी हो जाएगी। पृथ्वी के चारों ओर जो भी उपस्थित वायु है ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हमारे आसपास जितने भी वायु है इसमें कई सारी गैसेस क्या है, मिली हुई होती हैं। तो वायु में कौन कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म मात्रा में थोड़ी अन्य गैसें भी होती हैं। वायु की संगठन को प्रतिशत में दिखाया भी गया है, आगे चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा। और इस क्षेत्र में 100 वर्ग हैं। 100 वर्गों में से 78 वर्ग नाइट्रोजन द्वारा, 21 वर्ग ऑक्सीजन को और 1 वर्ग अन्य गैसों को दर्शाता है, जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं
देखिए 78 क्या है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और 78 वर्ग हैं, इसका मतलब कि 78% क्या है, वायु हमारे आसपास, मतलब जितनी भी वायु है उसके अंदर 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। और जो ऑक्सीजन गैस है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है बच्चों, 21% पाई जाती है, और अन्य गैस क्या है, 1% पाई जाती है। तो पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने या पंखों को चलाने पर, अथवा किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट जो होती है आदि के द्वारा आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया भी होगा। हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई वायु है। जब हम आसपास की कोई भी चीज़ बच्चों देखते हैं हिलते हुए, कुछ हिल रहे हैं, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमें ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि वायु हमारे आसपास है। और चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। कभी कभी ये बहुत गति से तेज चलती है, जिससे आंधी के समय कभी कभी धीमी गति से चलती है, जैसे ब्यार बोलते हैं, मंद हवा बोलते हैं। आपने भी अनेक बार फिरकी कागज से फिरकी को चलाया होगा, उसके साथ खेला भी होगा। तो देखिए फिरकी को देखते हैं हम, ये देखिए फिरकी है, एक कागज है, इसको इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ से मोड़ के चिपका दिया और एक फिरकी बन के तैयार हो जाती है। आप भी घर पे बनाने की इसको कोशिश कीजिएगा, फिरकी बनाने को। जब आप अपने हाथ में फिरकी को पकड़ के दौड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो फिरकी क्या होती है, घूमने लगती है। इसे फूंक मार कर भी हम चला सकते हैं। क्या फिरकी घूमती है? जब आप इसे थोड़ा आगे और पीछे चलते हैं तब भी घूमती है। तो ये जो फिरकी घूम रही है, ये क्यों घूम रही है, इसको कौन घुमा रहा है, तो इसको किसकी वजह से घूमती है बच्चों, ये वायु की वजह से या पवन की वजह से ये फिरकी घूमती है। तो पवन है जो क्या करती है, फिरकी को घुमाती है। पवन चक्की आपने देखी होगी, देखिए पवन चक्की का चित्र। और फिरकी की कार्यप्रणाली क्या होती है, दोनों का काम सेम होता है। जैसे ही हवा चलती है ये क्या होती है, घूमने लगती है पवन चक्की में। पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। आटे की चक्की, कुएं से पानी ऊपर खींचना, विद्युत उत्पादन के लिए भी पवन चक्की को यूज़ किया जाता है। भारत में हम अनेक पवन चक्की फार्म हैं। पवन चक्की फार्म क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अनेक पवन चक्की पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि बिजली बनाई जाती है। तभी देख पा रहे हैं पवन चक्की फार्म का चित्र। तमिलनाडु का उपमंडल पवन चक्की फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की पार्क और महाराष्ट्र का ब्रेवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के कुछ पवन चक्की फार्म हैं जो इन जगहों पे स्थित हैं। अपने देश में पाए जाने वाले अन्य पवन चक्की के विषय में हम क्या करें, जानकारी प्राप्त करें कि आपके आसपास कौन सी पवन चक्की फार्म स्थित है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे लिए वायु क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी प्रकार जल भी हमारे लिए ज़रूरी है और ये अमूल्य है। ये भी यदि आपको पीने के लिए जल ना मिले तो जब आपको प्यास लगी हो तब आपको कैसा महसूस होगा। तो हम जल के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। भूमि सूर्य अज्जी को गाय के लिए नांद में पानी भरने, बगीचे में साग भाजी और औषधि पौधों को पानी देने में सहायता करते हैं। अज्जी उनको सिखाते हैं कि पौधों को पानी किस प्रकार दिया जाता है जिससे पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग और उनमें से एक भी बूंद क्या हो, बेकार ना जाए। इस तरीके से अज्जी क्या करती है, इन दोनों को बताती हैं कि कैसे पौधों को पानी देते हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में जल के कुछ अन्य उपयोग भी देखे हैं? हमारे ये आसपास जितने भी यूजेस हैं, ज़्यादातर यूज़ किसका होता है, पानी का होता है। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए पानी की जरूरत होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। फसल उगाने के लिए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे काम करने के लिए जो काम होते हैं उनमें भी क्या होती है, पानी की जरूरत होती है। तो ये जो पानी है, ये पानी आखिर आता कहाँ से है? जल के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाई कि कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है, वो बताइए। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अधिकतर जो जल है बच्चों वो कहाँ से मिलता है, हमें महासागर और समुद्र से मिलता है। परंतु ये जल कैसा होता है, नमकीन होता है। इसलिए ये जल घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए क्या है, इतना उपयुक्त नहीं होता है ये पानी।
इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृद यानी कि लवण रहित या अलवणीय जिसे बोलते हैं जल की जरूरत होती है, जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादर तथा हिम नदी या झीलों में या पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाए जाते हैं। अब बर्फ की चादरों, हिम या भूजल से मृद जल प्राप्त करना कठिन होता है। मृद जल कुछ मात्रा में तालाब, नदी, झीलों और कुओं में सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जो जल है वो हमारे लिए क्या है, अमूल्य है। इसलिए अज्जी उन्हें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना भी सिखा रही है। क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उसमें जल का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको कैसा लगता है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा बच्चों। अब जल कैसे कैसे व्यर्थ होता है? हाथ धोने से होता है या जल व्यर्थ होने से रोकने के सुझाव भी बताइए कि इसको कैसे हम रोकें। कपड़े धोने में जो जल वेस्ट होता है तो उसको कैसे बचाएं? तो ये सब आपको ये टेबल में लिखना है। इस तालिका से प्राप्त हुई जानकारी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जल के अपव्यय को रोकने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया? जल की हानि को कम करने की कई विधियां हैं। उदाहरण के लिए जैसे उपयोग में ना होने पर नल को क्या कर दिया जाए, बंद कर दें। जब नल पानी की ज़रूरत नहीं है तो नल को खुला नहीं रखना चाहिए। जल का अगर कहीं से रिसाव हो रहा हो तो ठीक है, लीकेज हो रही हो तो उसको क्या करें, ठीक करवा लें। जल का पूर्ण चक्र एवं जल संचयन को कभी जल बचाने में सहायक होता है। हमारा देश विभिन्न नदी, झरनों और झीलों से बना हुआ है, समृद्ध है। क्या आपने प्लास्टिक के थैली, रैपर्स आदि को भी देखा है जिनकी जल की सतह पर तैरते हुए देखा हो? हम मृत जल के स्रोतों से कचरा फेंककर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, जैसे पानी है, मृत जल है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं। प्लास्टिक के थैले, पन्नी फेंक देते हैं, रैपर्स फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है पानी में। घरों और उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट जल है स्रोतों से मिलते हैं तो वे जल को प्रदूषित कर देते हैं। जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधियों को पहचानिए। ऐसे कौन कौन सी गतिविधि से जल गंदा हो जाता है? प्रदूषित जल अगर सजीव क्या करे, उसको उपभोग करे, अगर उसका यूज़ करेगा तो उसके लिए क्या है, फायदेमंद नहीं होता है। तो मृत जल की स्रोत सीमित होने के कारण भारत के अनेक भागों में जल की क्या है, कमी भी देखी गई है। कुछ स्थानों पर तो बच्चों लोगों को पीने का जो पानी है लाने के लिए बहुत दूर दूर तक भी जाना पड़ता है, चल के लाना पड़ता है। सभी के पास जल की समान उपलब्धता नहीं है, इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण करना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण हो गया है। तो हमें इसका बिल्कुल सही से यूज़ करना चाहिए। हमें इसे प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए, जल को गंदा भी नहीं करना चाहिए, ताकि जो इस जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके उपयोग के लिए उपयुक्त रहें। आप जल संरक्षण कौन कौन से विधि बताइए। अब जल संरक्षण के लिए जल संचयन एक विधि है। बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित भी किया जाता है, जिसे हम वर्षा जल संचयन बोलते हैं। देखिए ये रहा, क्या होता है, यहाँ से देखिए बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो यहाँ से निकलते हुए, इन ट्यूबवेल से यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे संचय होता रहता है। इसका क्या करते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। भारत में वर्षा जल संचयन की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान, गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी एवं बाव बनाए गए हैं। इन बावड़ियों में जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है। इनमें न केवल बारिश का पानी बल्कि आसपास की झील, तालाब, नदियों से रिसने वाला जो पानी होता है वो भी इकट्ठा किया जाता है। देखिए ना, आप देख पा रहे हैं बावड़ी का चित्र है। इस हेतु धरती में लंबे गहरे गड्ढे के अंदर की दीवारें पत्थर के टुकड़ों से इस प्रकार बनाई जाती है जिससे इन खाइयों में जल का रिसाव हो सके। आप जल संचयन की इन पारंपरिक पद्धतियों को अपने आसपास खोजें और इसके बारे में और अधिक जानने के लिए अपने टीचर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता हो, जो 22 मार्च है इस दिन हम क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय में हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा था, जहाँ सूरज जल के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। क्या आपने कभी अपनी माँ या दादी को कई दिनों तक सूर्य की गर्मी में कटे हुए कच्चे आमों को सुखाते हुए देखा है? तो आइए हम जो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो सूर्य से ऊर्जा, हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है सूरज से, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए हमने क्या देखा, वायु और जल के बारे में आज हमने जाना। तो पार्ट सेकंड में हम सूरज से जो ऊर्जा मिलती है इसे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।